हम मजदूर तो हैं नहीं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे भी एक कार्य करने की क्षमता है। अगर ऐसा कोई है कि अपने से ही अधिकारी से वो बात नहीं कर सकता जाके फेस टू फेस, तो फिर उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जो जिस पद पे एक बार बैठ जाता है ना, वो अपने पद को, क्योंकि भाई जब मर्ज होंगे तो कुछ लोगों को तो अपने पदों का बलिदान करना पड़ेगा ना। दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। आज आपके साथ एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो प्रयागराज से जुड़ी है और वर्तमान में राष्ट्रीय दायित्व प्राप्त किए हैं। एक शिक्षक संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद सुशोभित कर रही हैं। शिक्षिका से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनने का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। यह जिस भी किसी कर्मचारी ने अपने किसी भी संगठन में कोई पद संभाला हो, उससे बेहतर इसे और कोई समझ नहीं सकता है। हमारे साथ हैं गीता पांडे जी हैं। आप अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी गई हैं। आप उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रांतीय मंत्री भी हैं। गीता मैडम, आपका नेशनल न्यूज़ मीडिया पर स्वागत है। और आप क्योंकि प्रयागराज से जुड़ी हैं, तो सबसे पहले ये बता दें कि प्रयागराज में कहाँ पर आप पदस्थ हैं, अपने विद्यालय का, विकास खंड का नाम बता दें तो हम फिर आगे और बढ़ें। मैं बहादुरपुर में ब्लॉक में हूँ। मेरे विद्यालय का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुदनीपुर कला, और प्रयागराज से मैं हूँ। उच्च प्राथमिक विद्यालय में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा विषय अंग्रेजी और हिंदी है। बहुत बढ़िया मैडम। मैडम, आप क्योंकि मूल रूप से शिक्षक हैं और शिक्षकों के सामने जिस किस्म की समस्याएं होंगी, आपको किसी और से पूछने और किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हैं। यहाँ के और वहाँ के दोनों के दायित्वों में थोड़ा सा एक सामंजस्य बैठाने की चुनौती होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद किस तरह से शिक्षकों के मुद्दों को आप राष्ट्रीय फलक पर उठाएंगी? वैसे तो टीचर्स की नित नई समस्याएं आ रही उनके सामने, क्योंकि डिजिटल का ज़माना है और जो शिक्षक की नियुक्ति हुई थी उस समय ये चीज़ें नहीं थी, तो नई चीज़ों से उनको रोज रूबरू होना पड़ रहा है। और वो उनको सीख भी रहे हैं टीचर, क्योंकि पुराने टीचर भी अभी हैं, कुछ नए भी आ रहे, तो नए जो आ रहे हैं उनको तो कम समस्या है, लेकिन अभी पुराने तो सारे रिटायर नहीं हुए, तो वो समस्याएं हैं जो उनके लिए भी हम लोग काम करते हैं। और राष्ट्रीय स्तर पे तो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पुरानी पेंशन का चल रहा है। पुराने जो हम लोग टीचर हैं, हम लोग को पेंशन मिल रही है, पुरानी पेंशन पर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ जो बेसिक समस्याएं हैं, थोड़ा मैं चाहूँगा कि हमारे जो व्यूवर्स होंगे उनके लिए आप बताएं, क्योंकि ये वीडियो बेसिक शिक्षा के तमाम शिक्षकों तक पहुँचेगा, तमाम पदाधिकारियों तक भी पहुँचेगा, संभव है शासन में भी पहुँचे। तो क्या समस्याएं क्या है जो आप लोग फेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी समस्या तो ये हुई है कि पहले जो गुरु का एक बहुत बड़ा सम्मान रहता था, कहीं ना कहीं अब जो है अधिकारियों के मन में ये आने लगा कि वो कर्मचारी है। और वो जबकि एक आप किसी भी अगर कुर्सी पे बैठ जाते हैं एक बार, तो आप उसके दायित्वों का स्वतः आपके अंदर कर्तव्य बोध की भावना आ जाती है। लेकिन इस चीज़ को शायद ना सरकार समझने के लिए प्रयत्न कर रही है और ना ही अधिकारी। ये गिरावट क्यों आई? वो बीच में कुछ हुआ होगा कि जिसमें कुछ अध्यापकों ने किया होगा। वो मैं तो ऐसा मानती हूँ कि जिनके पास बहुत पहुंच होती है वही टीचर स्कूल नहीं जाते और वही पढ़ाते नहीं। और जो साधारण टीचर है वो तो बेचारा रोज स्कूल जा रहा है, रोज पढ़ा रहा है। जब दबाव भी पड़ता है तो उस साधारण टीचर जो रोज स्कूल जा रहा है, रोज पढ़ा रहा है, समय पे जा रहा है, समय पे, और उसी को ही झेलना पड़ता है स्कूल में। नए लैपटॉप का ही, जैसे आपने उपस्थिति की बात कर दी कि आपको उसमें जाके अपनी अटेंडेंस लॉक करना है, तो अभी आपने शंकरगढ़ में किसी अध्यापक को पहुंचना है या किसी अध्यापक को कुरांव पहुंचना है और किसी को तो बहादुरपुर ही जाना है, और उसके घर की दूरी कितनी है, किसी भी चीज़ों पे आपने विचार ना करते हुए कहा कि नहीं आपको फेस से आपको अटेंडेंस देनी है। तो टीचर्स के लिए मतलब आपको इतना दबाव आप दे रहे हैं कि वो टीचर को ये नहीं लग रहा कि मुझे बच्चों को सिखाना है, वो केवल अपने अटेंडेंस पूरी करने के लिए दौड़ रहा है, या फिर वो अपना केवल ये समझ रहा है कि मेरी उपस्थिति बन जाए। उसके मन में जो एक भावना थी कि आज मुझे क्या सिखाना है और जिस उत्साह के साथ उसे विद्यालय
पहुंचना चाहिए, वो उत्साह तो उसका पहले ही, बस केवल उसका सारा दिमाग में विद्यालय पहुंच जाओ, मेरी अटेंडेंस लॉक हो जाए। मतलब प्रशासन ने, मतलब जो बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर हैं, उन अफसरों ने शिक्षकों को अध्यापन कार्य के अलावा ऐसी जिम्मेदारियां दे दी हैं, आप कह रही हैं, कि जो वो अपने ड्यूटी पर पहुंचने और अपनी चेहरा दिखाकर उपस्थिति दर्ज कराने, इसी में वो परेशान है। और उसके बाद फिर हर चीज का आपको मतलब विश्वास ही नहीं है, कितने बच्चे आए उसको आप तुरंत भेज दीजिए, आज आपका क्या हुआ, आपके विद्यालय में कितने बच्चों ने खाना खाया, तुरंत अभी बता दीजिए। ये चीज तो आपका कहीं ना कहीं विश्वास ही जब टीचर के ऊपर नहीं, वो पूरा दिन आपको विश्वास दिलाने के लिए काम करे कि जो बच्चे आए उसके विश्वास पे आए, उनको देखे। इतने सारे आपने काम कर दिए, सारी चीज, सारे रजिस्टर आप फीड कर दीजिए। भाई वो क्लर्क थोड़ो है, टीचर का काम पढ़ाना है। जब वो, आप ये खुद सोचिए, जो फीडिंग कर रहा है, रजिस्टर की फीडिंग कर रहा है या वो परिवार सर्वेक्षण की फीडिंग कर रहा है, तब बताइए वो पढ़ा नहीं रहा ना, तो आप क्या चाह रहे हैं टीचर से? आप तो यही चाह रहे हैं कि बस उसका अपडेट होता रहे, हम पोर्टल पे दिखाते रहे टीचर ने इतना काम किया है। तो बच्चों को पढ़ाई तो फिर कम तो होगी भाई। बच्चों को जो गुणवत्ता की आशा करते, टीचर स्वतः इच्छा कर रहा है कि मैं गुणवत्ता ले आऊँ, लेकिन इतनी चीज़ों में उलझा हुआ है वो कि गुणवत्ता वो कहाँ से ला सकता है भाई। वो जब फीडिंग में लगा तो 1 घंटे क्लास उसने छोड़ दी ना, जो बहुमूल्य समय बच्चों के लिए था वो फालतू की चीज़ों में लगा रहा है। हो सकता है शासन को इससे लाभ होगा। आपने एक बहुत मूलभूत समस्या गिनाई, बताई कि बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर शिक्षकों से शिक्षण गतिविधियों में रुचि लेने के बजाय डेटा फीडिंग कराने पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि और यह पूरा काम उस शिक्षण अवधि में ही शिक्षकों को करना होता है जो समय बच्चों को पढ़ाने के लिए निर्धारित है। क्योंकि आप एक स्कूल की मुखिया भी हैं और मैं रुचि रखती हूँ बहुत पढ़ाने लिखाने में तो मेरे को रोज स्कूल जाना, समय पे रोज आना, ये मेरी एक्टिविटी है। तो मैं रोज जाती हूँ और मैं बस और टेम्पो और ऑटो से ही जाती हूँ। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, महिला अध्यक्ष हैं, हमारे ख्याल से उस फलक पर, उस पद पर पहली बार कोई महिला पहुंची है। जो अभी जो वर्तमान में डिजिटलीकरण की व्यवस्था चल रही है, जो फेस रिकॉग्निशन के जरिए अटेंडेंस को लॉक करने की व्यवस्था है, लगभग सभी जिलों में दूरस्थ के विकास खंड हैं, जिला मुख्यालय से दूर के विकास खंडों के जो अंतिम छोर पर बसे हुए विद्यालय हैं, उनमें जो शिक्षक जाते हैं, खासतौर पर महिला शिक्षक, जब वो उनके साथ पहुंचने में फिर वापस समय से वहां, अब क्योंकि आधा घंटा समय भी बढ़ा दिया गया, इस समय बच्चों को छोड़िए, उसके आधे घंटे बाद आप वहां विद्यालय से निकलिए। गर्मी में तो चल जाता है, ठंड के समय में 4:15 साढ़े 4 तक दिन बैठने लगता है। तो जो महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको किस तरह से आप लेती हैं, देखती हैं और आगे कैसे इस विषय को बढ़ाएंगी? मैं तो एक बहुत बड़ी और बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि ये भी नहीं समझ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी सभी जगह पर कार्य कि आपके निर्धारित हैं घंटे, कि आपको इतने ही घंटे कार्य करना है। हम मजदूर तो हैं नहीं, हम बुद्धिजीवी हैं, हमारे भी ये कार्य करने की क्षमता है। लेकिन आप जब ये कहते हैं कि संकुल की मीटिंग आपकी 3 बजे के बाद होगी या आपकी कोई भी मीटिंग 3 बजे के बाद होगी, तो 3 का मतलब 5, और एक महिला शिक्षिका जिसको घर की भी जिम्मेदारी निभानी है, और वो आपके ही एक नागरिक है, आपके ही देश की एक नागरिक है, जिसको आपने सब जगह मौके दिए हैं कि वो बराबर पे आके काम करे, तो आपको उसका ध्यान नहीं है कि अब वो 3 से 5 काम करेगी। फिर वो रात के समय, मैं एक दिन स्वयं एक संकुल की मीटिंग में जा रही थी, मुझे रास्ता भी नहीं मालूम था, क्योंकि अगल बगल गाँव में इंटीरियर संकुल के विद्यालय होते हैं। वो हमारा रोज का तो निश्चित होता है कि हमें पता होता है कि हमें कैसे जाना है, लेकिन मैं स्वयं इस भुक्तभोगी हूँ कि मैं जब उस जगह पे पहुंची तो मैंने उन लोगों से कहा कि मैं इस जगह पे आई हूँ, तो बोला मैडम आप गलत रास्ते में चली गई, आप उतना ही वापस आइए और फिर आप आगे बढ़िए और फिर आप अंदर आइए। तो फिर मेरे को, भाई मैं जानते हैं कि मैडम इतने बड़े पद पे होने के बावजूद एक संकुल मीटिंग में आ रही है, तो उन लोगों ने बोला मैडम अब वापस चली जाइए आप तो उन लोगों ने कैसे मैनेज किया वो लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने जान गए वो कि मैंने वो जगह बताई कि मैं इस पान की गुमटी के पास खड़ी। तो मैं उस समय सोच रही थी कि कोई अनजान महिला हो और उसके साथ कोई दुर्घटना यहाँ घट जाए, जहाँ मैं इंटीरियर में आके ढूंढ रही हूँ उस विद्यालय को, तो क्या प्रशासन ने क्या व्यवस्था की, मतलब कुछ हमारे हितों के आप क्योंकि पहले से ही राष्ट्रीय दायित्वों में रही हैं, प्रदेश में भी आप हैं, तो इसलिए लोग आपको जानते हैं ARP, ABS से
बीएस से, सब लोग आपको जानते हैं, इसलिए आपको वहां पहुंचने से और पहले निकल जाने की मुक्ति मिल गई। क्या सामान्य टीचरों के साथ सामान्य महिला अध्यापकों को भी इस तरह की मुक्ति मिल जाएगी क्या? उनको किस तरह की? हमने तो जो देखा, कई बार होता है कि जो दूरस्थ विद्यालयों में है, जिस दिन ये संकुल की बैठक होती है, शाम को कई बार होता 6:30 बजे 7 बजे अपने घरों पर महिला शिक्षक पहुंचती हैं। तो ये जो टाइम है, इस टाइम में अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, घटना हो जाए, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? क्या आप लोग कहीं उठाते हैं इस विषय को? बहुत सारे, देखिए इतना एक जिस समय मैं अभी आप पुरानी पेंशन पे बात करिएगा, करूंगी मैं भी, लेकिन पुरानी पेंशन के कितना बड़ा मुद्दा सरकार के समक्ष हम लोगों ने रखा हुआ है कि ये सारे मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन मुद्दों से ज्यादा वो मुद्दा ही पहले सरकार के पास हम देते तो वही मुद्दे पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं। राष्ट्रीय तमाम बैठकें होंगी, कुछ बैठकें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होती हैं, जिसमें आपके संगठन को प्रतिनिधित्व करना होता है, आप वहां भी जाएंगी। तो ये जो स्थानीय स्तर की जो समस्याएं हैं, सामान्य तौर पर ऊपर जाते 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 वो दब जाती हैं। इनको कैसे रेज करेंगी, ये समस्याएं दूर हों, इनको कैसे आप कोशिश करेंगी कि ये समस्याएं उठें, उस प्लेटफॉर्म पर उठें जहां बड़े नेता आते हैं और कई बार सरकारों के प्रतिनिधि भी होते हैं और वहां तक बात वो आसानी से पहुंचती है? तो कैसे, क्या प्रयास करेंगी और क्या? देखिए सबकी, जैसे हर स्टेट की, क्योंकि मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के अगर रूप में मैं काम कर रही हूँ, तो हर स्टेट की अपनी स्थानीय समस्याएं अलग होती हैं और राष्ट्रीय मुद्दे जो होते हैं वो अलग होते हैं। जैसे पुरानी पेंशन वो राष्ट्रीय मुद्दा है, सभी को चाहिए वो, लेकिन सबकी जगह अलग अलग तरीके का प्रशासन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। लेकिन नई शिक्षा नीति में कुछ जो विसंगतियां हैं और जो कुछ गलत चीज़ें हैं जिनका विरोध भी हम लोगों ने कई बार किया, लेकिन शासन ने जो उनको पूरा करनी चाहिए थी जितनी क्राइटेरिया, बहुत उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि विद्यालय की तो दिशा और दशा दोनों बदल दिया है, मैं ये बात मानती हूँ प्रेजेंट सरकार ने। लेकिन उसके बावजूद जो नई शिक्षा नीति में जितनी चीज़ें और भी थी वो लागू ना करके सीधे प्रेशर पूरा टीचर के ऊपर डाल देना और फिर एक समय निर्धारित कर देना, फिर वहाँ से भेज देना कि आपको रोज ये चीज़ पढ़ाना है। मेरा तो इसमें भी है, एक टीचर को खुद पता होता है कि अपने 10 बच्चे उसके क्लास में अगर हैं 20 बच्चे, तो उसको हर बच्चे को कैसे हैंडल करना वो टीचर को स्वयं योग्यता और क्षमता पर निर्भर। तो आप कैसे कोई पाठ्यक्रम और कोई पाठ योजना और सब भेज रहे हैं और कह रहे हैं आप इसको करी कि नहीं, इसको आप नोट करी कि नहीं करी? ये सारी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं और भी लोगों से, और भी स्टेट्स में लोगों से मैं पूछूंगी कि क्या आप लोगों के यहाँ भी कि शिक्षा को आपके अनुसार ना चला के प्रशासन शिक्षा को के स्तर के को ले जा रहा है, अपने अनुसार ले जा रहा है? क्योंकि भाई उसको अगर पहला पाठ पढ़ाना है तो टीचर को पता है कि पहला पाठ उसको किस तरीके से पढ़ाना है, आपको उसको बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह से पढ़ाएगा उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं उनको हर पर भी मैं सरकार के पास भी मैं लिख के चिट्ठियों के माध्यम से और अन्य भी जो होगा सबकी राय से मैं। एनपीएस को लेकर आपने 2-3 बार जिक्र किया, न्यू पेंशन स्कीम को लेकर सरकार का जो रुख है वो ऐसा नहीं लगता कि वो पुरानी पेंशन की तरफ जाएगी। बड़े स्तर पर दिल्ली में एक कर्मचारी संगठनों का प्रदर्शन हो चुका है, बहुत बार हुआ है, तो अभी फिलहाल कई अन्य संगठनों ने एक बड़ा फोरम बनाया हुआ है जिसके जरिए वो सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेशनल जॉइंट फोरम। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षकों की संख्या इतनी है कि वह किसी भी संगठन में शामिल हो जाए तो वह आंदोलन खुद ब खुद सफल होने की ओर बढ़ जाता है। आप इसमें क्या भूमिका निभाना चाहती हैं, कैसे निभाएंगी और क्या भूमिका निभाना चाहती हैं? देखिए वैसे तो आप ये मान लीजिए कि जेंट्स टीचर से ज़्यादा लेडीज टीचर हैं हमारे विभाग में, लेकिन जब कोई आंदोलन होता है तो वो चाहती हैं और वो अगर आर्थिक मदद भी वो कर देंगी, जो उनको सदस्यता देनी वो दे देंगी, लेकिन जब जाना होता है कहीं तो शायद उनकी यही जिम्मेदारियां जो उनकी घर की जिम्मेदारियां हैं उनकी वजह से वो जा नहीं पाती। तो अगर 30 लाख टीचर हैं तो उसमें अगर महिलाओं की संख्या कट गई, कुछ पुरुष भी अगर उसमें, और अब के जो टीचर आ रहे हैं वो उतना संघर्षशील भी नहीं है क्योंकि उनको अच्छे से उनको वेजेस मिल रहे हैं। हम लोग 3,3200 में नौकरी हमने शुरू की और अब के जो टीचर आ रहे हैं वो सीधे अच्छी वेजेस उनको हमारे संघर्षों के कारण उनको मिल रहा है, तो वो उस संघर्ष के महत्व को नहीं जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे आपने बहुत बड़ी बात कह दी। इस समस्या से दूसरे कर्मचारी संगठन भी जूझ रहे हैं, उनको सदस्य तो बना लेते हैं लेकिन जब संघर्ष का समय आता है, जब आंदोलन का समय आता है तो उसमें लोग
नहीं पहुंचते, क्योंकि उनको तमाम चीजें अब उनको सुविधा चाहिए, सुविधा मिल गई। हम लोग जाते थे तो पूर्व में सुविधाएं नहीं थी, अब वर्तमान में सुविधा मिल गई, लेकिन तमाम समस्याएं हैं, उनके लिए संघर्ष ही एकमात्र रास्ता है, ऐसा कर्मचारी संगठन मानते रहे हैं। तो आपके यहाँ केवल महिला शिक्षक ही नहीं, आप महिला शिक्षकों की बात कह रही हैं, महिला शिक्षक तो खैर है ही हैं, क्योंकि सरकार की तमाम नीतियां हैं जिसकी वजह से महिलाएं भी बड़ी संख्या में शिक्षा में आई हैं, पुरुष भी तमाम बड़ी संख्या में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर भागीदारी करना, और आप क्योंकि उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश के शिक्षकों में जोश भरना, उत्तर प्रदेश का जो संगठन है उसमें जोश भरना, इसको कैसे, इस दायित्व को निर्वहन कैसे करना है? अभी तो मैं इस दायित्व में तो मैं अभी आई हूँ, इसके पहले भी मैं प्रदेश में भी मैं रही हूँ, और जो भी कोई भी अगर राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी संघर्ष होता है, आंदोलन होता है, तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के ही लोग होते हैं उसमें। उनकी संख्या और बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पहले भी रामपाल जी भी थे, वो भी उत्तर प्रदेश से थे, तो इस वजह से उत्तर प्रदेश के ही ज़्यादा प्रतिभाग करते थे। मुझे तो काम करना है कि अन्य स्टेट, क्योंकि अब हम संख्या निर्धारित करते हैं कि भाई आपको 2000 लेके आना है, 5000 लेके आना है, और जिस जगह पे अब तो ये बड़ा बाउंडेशन भी हो गया कि आपको उस जगह पे इतने ही आप कैपेसिटी तक ही आप बुला सकते हैं लोगों को। तो ये भी सरकार हमारे कहीं कर्मचारी संगठनों के हाथ पैर भी बांध रही है कि पहले जो है कि एक साथ हम लोग संसद भवन में, विधानसभा में या डीएम कार्यालय में हम लोग एकदम हल्ला बोल देते थे कर्मचारी संगठन, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों पे शायद नहीं चाहती लोकतंत्र की, जबकि ये सब जान है। आप कुछ गलत कर रहे हैं तो उसका विरोध करने का तो हमारा अधिकार है, लेकिन उसमें भी जब वो ये कर देती कि 2000 आएंगे या 1000 आएंगे, तो उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। जब एक साथ हल्ला बोला जाता था तो सरकारें भी उससे डरती थी। तो क्या शिक्षक मतलब कर्मचारी संगठन, जिसमें शिक्षक संगठन भी शामिल है, मैं रेलवे यूनियंस को बहुत बार देखता रहा हूँ, क्या सरकारों के दबाव में कर्मचारी संगठन आ गए हैं क्या, कि वो जिस दमदारी से लड़ना चाहिए लड़ नहीं पा रहे हैं, वो सरकार के बेहद दबाव में है क्या? हालांकि दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ वो लगा नहीं कि दबाव में है, कोई दबाव नहीं। आप क्या मानती हैं, क्या दबाव में है? नहीं, दबाव में तो नहीं है, लेकिन ये हो जाता है कि कुछ कानूनी बातें आ जाती है ना कि ये इतने 2000 है तो भाई 2000 की कैपेसिटी का ही आपको पार्क में आपको प्रदर्शन करना है, तो फिर 2000 से ज़्यादा बुलाने पे हम ही लोगों के लिए समस्या है ना। तो पहले हम लोग कहीं पर भी चल देते थे, सड़क में भी चल देते थे कर्मचारी संगठन, क्योंकि मैं तो बहुत पहले से काम कर रही हूँ, लेकिन अब वो सब चीज़ें मैं देख रही हूँ, बहुत कुछ चीज़ें। आप जिस प्रदेश से गई हैं, जिस प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश, और बेसिक शिक्षा में आप हैं, बेसिक शिक्षा में कुछ बहुत समस्याएं पदोन्नति को लेकर के हैं, और पिछले कई वर्षों से पदोन्नति अटकी हुई है, आप भी उसे बखूबी वाकिफ होंगे। मेरा भी खुद ही नहीं हुआ है जी, तो कैसे इस समस्या का निस्तारण कराने के लिए प्रदेश स्तर के जो नेतृत्व हैं उनको कैसे मोटिवेट करेंगी कि भाई ये समस्या पूरे प्रदेश में है, तमाम शिक्षक इससे हतोत्साहित हो रहे हैं, वो मन पर उनके एक कुंठा की भावना आ रही है, तो कैसे ये जो पदोन्नति का मामला लटका है, कैसे इस समस्या का निस्तारण कराने के लिए संगठन की तरफ से क्या प्रयास करेंगी? बहुत सारी पदोन्नति में तो एक तो बहुत सारी रिट हो गई हैं तरह तरह, क्योंकि एक स्पष्ट कोई आदेश पदोन्नति के संबंध में ना आने के कारण लोग दिग्भ्रमित होकर कहीं कहीं जा करके किसी अपने हितों को लेकर के लोग कोर्ट भी चले जा रहे हैं। तो सरकार ने तो पहले ही बहुत सारे स्कूलों को मर्ज करके जो प्रधानाध्यापकों के पद थे वैसे ही कम कर दिए हैं, और उसके बाद अब जब भी कभी पदोन्नति की बात होती है हम लोग अक्सर जाते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सुशील पांडे हैं, वो तो बार बार पदोन्नति की लेकर के लखनऊ में विजय किरण आनंद के पास भी उन्होंने ज्ञापन दिया, हम लोगों ने भी कई संघर्ष किए। तो सरकार अपना और जो उनके अधिकारी हैं वो ये कह के पल्ला झाड़ लेते कि हम इसमें क्या करिए, तो कोर्ट में मामला है, जबकि उसको निस्तारित कराना सरकार का ही काम है, हमारे हितों की रक्षा करना भी उनका काम है। कोर्ट में वो मैटर आप 6 महीने, 1 साल, 2 साल घसीट रहे हो, तो ये तो इसका मतलब आप पैरवी ही नहीं कर रहे हो, और हमारे कुछ हितों की रक्षा करने का आपका कोई मुद्दा है नहीं, वो आप जान छुड़ा रहे हो कि जैसे काम तो चल ही रहा है भाई, उतने ही तनख्वाह पे मैं प्रधानाध्यापक का काम अगर कर दे रही हूँ तो आपको इसमें क्या दिक्कत है, आपको तो आराम ही है ना। तो कर्मचारी कहते कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो ना, हम तो यही मानेंगे ना आपको। आपसे जिस प्रदेश से आप हैं, एक और समस्या है, संगठनात्मक स्तर की समस्या है, मैं उसको लेकर भी आपके विचार जानना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में पहले एक
प्राथमिक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से एक संगठन हुआ करता था। आज की तारीख में 2 संगठन है। जब से संगठन में 2 फाड़ हुआ, उसके बाद से ऐसा लगता है कि प्राथमिक शिक्षक संघ जो एक दौर में बेहद शक्तिशाली हुआ करता था, आज की तारीख में कमजोर हो गया, क्योंकि उसकी वो ताकत नहीं रही। तो क्या दोनों संगठनों को एक कराने की भी कोई आपकी योजना हो, कोई तैयारी हो, कोई मंशा हो, तो जरा बताएं। वैसे तो ये सही बात है कि मैं महसूस करती हूँ क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक संगठन की, तो अगर आप प्रयास करें तो मुझे लगता है कि कुछ एकता हो जाएगी और वो ताकत, वो जो संगठन की पुरानी ताकत थी, वो फिर से इकट्ठा हो जाएगी। आपकी अगर कोई विचार हो, कोई योजना हो, तो बताएं। मेरे मन में एक विचार आता है कि लोग अपनी महत्वाकांक्षा अगर छोड़ दें कि हमें और संगठन के हित के बारे में सोचें, अपने व्यक्तिगत कि मैं ये पद पा जाऊंगा, ये मेरा ये पद चला जाएगा, ये बात को अगर शायद त्याग करके अगर मिलने की भावना रखें तो मैं एक प्रयास कर सकती हूँ कि दोनों संगठन मिल जाएं। लेकिन जो जिस पद पे एक बार बैठ जाता है ना, वो अपने पद को, क्योंकि भाई जब मर्ज होंगे तो कुछ लोगों को तो अपने पदों का बलिदान करना पड़ेगा ना। कुछ बलिदान तो बलिदान जो लोग होंगे, क्या वो तैयार होंगे अगर ऐसा करेंगे? तो मैं तो बहुत, क्योंकि मैं स्वयं पदों को लेकर मैंने संगठन से हमेशा ये अपेक्षा की कि मैं क्या दे सकती हूँ संगठन को, संगठन से मिलेगा मुझे, वो मैं कभी उस पर मैंने विचार नहीं किया। मेरे माध्यम से संगठन को क्या लाभ हो सकता है, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ती रही, और शायद इसी का प्रतिफल होगा कि मुझे लोगों ने इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया, और इस पद पे मुझे जबरदस्ती, मैं नहीं चाहती थी, मेरा नाम प्रस्तावित करके और पूरा 28 स्टेट्स ने मुझे वहाँ पर बैठा दिया। तो मुझे लगता है कि लोगों को भी इस प्रकार से अगर सोचने की क्षमता आ जाएगी जिस दिन, उस दिन हमारा संगठन बहुत शक्तिशाली होगा। भाई हमारा पद नहीं रहेगा, लेकिन हमारा संगठन अगर मजबूत हो जाएगा तो हमारे काम तो होंगे। फिर हम लड़ करके, अगर हमारे अंदर वो क्षमता है तो चुनाव होते हैं, इसमें एक संविधान होता है, आप उस जगह हम ये जानना चाह रहे थे कि राष्ट्रीय नेतृत्व होने की वजह से आपकी तरफ से क्या कुछ प्रयास होंगे क्या? मैं प्रयास करूंगी, लेकिन अगर सामने वाले का पहले मैं वक्तव्य लूंगी पूरे स्टेट को, और भी जो मेरे प्रदेश के हैं लोग, क्योंकि हर ब्लॉक में 2 बन गए हैं दोनों संगठन के, तो मैं उनसे भी पहले बात करना पड़ेगा कि भाई सब लोग उसके लिए तैयार, क्योंकि एक बड़ी रणनीति है इस पे मैं विचार करूंगी। मेरे भी मन में है कि ये दोनों संगठन मिलकर काम करें, दोनों जो 2 फाड़ हुआ है, तो शायद बहुत अच्छी स्थिति में फिर हम लोग उसी पुराने सम्मान को प्राप्त करें। संगठन से जुड़ा ही 2 सवाल और पूछेंगे, जिसमें एक सवाल ये है कि संगठनों की क्षमता में ह्रास हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, संगठन में मजबूती आए, इसके लिए उस स्तर से कोई योजना आपके मन में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद, कई बार होता है कि आदमी जैसे पद संभालता है तो उसके मन में कुछ ऐसा आता है कि हम कुछ ऐसा वहाँ कर जाएं, कुछ ऐसा कर गुजरें जिससे एक इतिहास बन जाए, हमारे बाद जो भी आए वो उसका अनुसरण करे या उससे वो 4 कदम आगे जाने की कोशिश करे। तो पीछे जितना था उसमें कुछ और ऐड ऑन अपनी तरफ से करना चाहेंगी क्या संगठन के स्तर पर, संगठन में मजबूती लाने के लिए? संगठन में मजबूती लाने के लिए तो मेरे मन में बहुत सारी योजनाएं, क्योंकि जो नए जितने भी टीचर संगठन से जुड़े हैं उनको संगठन की ना तो जानकारी है और ना संगठन ने क्या किया है इसी की जानकारी है। तो एक वृहद स्तर पे कार्यशालाएं चलनी चाहिए, जिससे लोग उसकी जब तक जानेंगे नहीं संगठन ने क्या किया है हमारे लिए, तब तक उनको उसके प्रति उतनी रुचि नहीं होती। अब लोग सोचते हैं हम अपने काम तो करा ही लेंगे किसी भी तरीके से, तो वो काम कराना और फिर किसी मुद्दे पर किसी समस्या का हल निकालना दोनों अलग बातें हैं। कि आप अपना काम व्यक्तिगत करा सकते हैं, लेकिन जो समस्याएं जिनसे आप रोज जूझ रहे हैं, उन समस्याओं से आप निकल पाएंगे संगठन के ही माध्यम से। तो वो चीज़ें बताना जरूरी है लोगों को। तो मेरे मन में है, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी कार्यशालाएं हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों को फंडिंग भी मिलती है कभी कभी, की सहयोग भी मिलता है। और कुछ मैं सोचती हूँ कि ऐसी सदस्यता में ही हम लोग कुछ पैसा करें कि जिसमें उससे हम कार्यशालाएँ चलाएँ। तो मैं इसके लिए कहूँगी प्रदेश में कि सुशील पांडे जी से कि आप जब सदस्यता लें तो उसी में कार्यशालाओं को चलाने के लिए भी कुछ पैसा लें, जिससे कि अपने आप ही स्मूथली चल सके जिलों में। जो नए टीचर हैं उनको भी सदस्यता का एक प्रशिक्षण नहीं होता कि आप सदस्य बने हैं तो आपको क्या काम है, क्या दायित्व है, आपको क्या इनमें आएंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि संगठन भी क्या है, उससे आप जुड़ेंगे तो आपको क्या फ़ायदे होंगे। लोग ज़्यादातर संगठन से जुड़ते हैं तो कहते हैं हमारा ट्रांसफ़र हो जाए, हमारी पोस्टिंग हो जाए, बस इतने तक ही लोग जानते हैं कि लगता है संगठन इसी तक है। सामान्य तौर पर पदाधिकारी होने पर
लोग ट्रांसफर पोस्टिंग हाँ, इतना के जाल में फंस जाते हैं, या कहिए कि अफसर के स्तर से जो जाल बुना जाता है उसमें पदाधिकारी उस चंगुल में फंस जाते हैं और उसी जाल में फंसकर वो कई बार कुछ ऐसा काम करने लगते हैं जो शिक्षकों के हितों के खिलाफ होता है। हाँ, सही बात है। एक आपकी जो व्यक्तिगत अपनी छवि है वो छवि मध्यमार्गी की है। आप राष्ट्रीय दायित्व निभाने जा रही हैं और पूरे देश भर में आपको संगठनों को विभिन्न मजबूत करना है, उनको देखना है, अपनी टीम को भी मजबूत करना है। कई बार होता है मुखिया के सामने कुछ कठिन फैसले करने पड़ते हैं और जो चाहते न चाहते हुए भी निर्णय लेने पड़ते हैं। तो एक मध्यमार्गी होने के नाते फिर क्या इसमें कैसा करेंगी? क्या कुछ बदलाव की जरूरत पड़ सकती है, पड़ेगी, या उससे काम चल जाएगा? क्या सोचती हैं आप? काम नहीं चलेगा वैसे, क्योंकि अभी तक जो मैं पद पे थी उस पद पे मुझे कोई बहुत ऐसे निर्णय अचानक नहीं लेने पड़ते थे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारी जब आती हैं चीज़ें, मैं तुरंत से ही लोग, जब मैं अध्यक्षता कर रही थी तभी लोग मुझे कह रहे थे कि आप ये कर दीजिए, इसको फाड़ दीजिए, इसको आप ये कर सकती हैं। लेकिन उस समय वो कुर्सी में जब आप बैठे तो आपको खुद ही पता होता है कि आप कोई एक निर्णय लेना है जो कि हित में हो और सही हो, जो संगठन के हित में हो, तो वो तो लेना पड़ता है। वो उसके लिए तो मैं एकदम अड़ी हूँ। मैं मध्यम मार्गी तभी अपनाती हूँ जब मैं देखती हूँ कि दोनों लोगों के बीच में सामंजस्य बना रहे और प्रेम भाव बना रहे, क्योंकि एक को बहुत हित, उसका हित होगा, एक का हित होगा, तो वो उस समय चल जाता है। लेकिन जब संगठन की जहाँ बात होगी वहाँ मैं कोई उसमें समझौता नहीं करूँगी। एक अंतिम सवाल मैं और पूछ रहा हूँ, जिस जिले से आप जुड़ी हैं, मैं भी इसी शहर से हूँ और तमाम लोगों को देखता रहता हूँ। आपके विभाग जो एक संगठन जब तक था तब तक उसकी स्थिति दूसरी थी, दो संगठन हो गए, तो जिस संगठन के मुखिया सुशील पांडे जी हैं, उस संगठन की स्थिति आपके जिले में बेहद कमजोर बताई जाती है। कई बार ऐसे भी अवसर आते हैं जब आपके संगठन के पदाधिकारियों की सिफारिश दूसरे संगठनों के पदाधिकारी अफसरों से करते हैं। अपने जिस जिले में आप हैं उस जिले में संगठन की मजबूती के लिए भी आपने कोई रूपरेखा, कोई योजना बनाई, या कैसे इसको एडजस्ट कैसे करेगी? क्योंकि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिले में सीधे तौर पर हो सकता है हस्तक्षेप ना करें या ना करने की नौबत बने, तो प्रदेश को कोई प्रेरणा देंगी या प्रदेश को कोई आदेश निर्देश देंगी, भाई जिस जिले में मैं हूँ वहाँ कम से कम संगठन इतना मजबूत हो कि बाकी लोग भी उसमें आएँ और हमारा संगठन मजबूत हो। हमारा जिला मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश मजबूत होगा, प्रदेश मजबूत होगा तो राष्ट्र पर हम मजबूत होंगे। तो इसके लिए भी क्या कुछ विचार में है क्या? देखिए, हर जगह जैसे मैं राष्ट्रीय स्तर पे हूँ तो सबकी अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। जिला स्तर पे मैं सलाह दे सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि भाई आप इस तरह करिए, लेकिन मेरा निर्णय लेने का, कोई भी चीज़ निर्णय लेने का मेरा अधिकार होता नहीं है। तो मैं यहाँ की जो भी बातें होती मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को तक और महामंत्री तक पहुँचाती हूँ कि भाई आप कोई, क्योंकि वो उनका कार्य क्षेत्र है। लेकिन हाँ, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं आया है कि हमारे पदाधिकारी को दूसरे से सिफारिश कराना पड़े। अगर ऐसी स्थिति है तो मैं उस पर तो फिर मैं विचार करूँगी कि ये स्थिति तो बहुत खराब अगर है तो मेरे, लेकिन संज्ञान में ऐसी बात है नहीं। ये बात आपसे मैंने इसलिए कही क्योंकि कुछ ऐसा मौका आया जहां मैंने देखा कि दूसरे संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा सर इस काम को कर दीजिए, ये फलाने ने कहलाया है। ये नौबत अगर किसी संगठन के पदाधिकारी को आए तो क्या वो अपने सदस्यों के लिए कितना लड़ सकेगा, इस पर एक गंभीर सवाल बनता है। ये तो सही बात है कि अगर ऐसा कोई है कि अपने से ही अधिकारी से वो बात नहीं कर सकता जाके फेस टू फेस, तो फिर उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, मेरा तो यही कहना है। और अगर वो संगठन का अध्यक्ष और मंत्री गलत चीज़, क्योंकि अध्यक्ष और मंत्री जब जाएगा अधिकारी के पास तो किसी अध्यापक के हित को ही लेके जाएगा, गलत काम तो कराने जाएगा नहीं। अगर वो हित को लेके गया है तो फिर अधिकारी अगर अहित कर रहा है तो उससे डरने की क्या जरूरत है? भाई आपने अहित किया है तो आपको सुधारना पड़ेगा कि संगठन। अगर कोई किसी कर्मचारी संगठन का पदाधिकारी अपने अफसर से डरे तो मुझे लगता है उसे उसी दिन, जिस दिन मन में डर बैठे, उसी दिन पद को त्याग देना चाहिए। बिल्कुल।
फिर कह रहे कि हम लोगों ने तो कभी, मैं महिला थी, बहुत परेशानी आप थी। मैंने सुना कि आपने जिलाध्यक्ष का हाँ। भी चुनाव लड़ा हुआ है और आपने अच्छी टक्कर देने की भी अपनी तरफ से कोशिश बहुत की थी। बेईमानी करके मुझे तो हराया गया था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं, वो ठीक है, लड़ना हमारा काम है ना, उसका रिजल्ट क्या आएगा उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है ना, वो तो उस पर परिस्थितियाँ हाँ, ठीक है, निर्भर ठीक करती हैं। खैर, नेशनल व्हील्स मीडिया की तरफ से आपको ढेरों पुनः बधाई है, शुभकामना है, और आप राष्ट्रीय फलक पर प्रयागराज का, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करें। अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भी आपको जाने हैं, वहाँ भी प्रयागराज की अमिट छाप पड़े। मेरी तरफ से इसके लिए भी आपको शुभकामनाएं हैं। चलिए, आपने बहुत बहुत अवसर धन्यवाद दिया। आपको।